सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसको एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 58500। ये नंबर है और कहा गया है कि इसको ब्रेक करिए फैक्टर्स में, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये 585 इंटू 100 हो गया, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको अगर फर्दर ब्रेक करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा, 585 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 1 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 एंड देन 7। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर इसको हम फर्दर लिखें तो 585 इंटू 117 मल्टीप्लाइड बाय 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, राइट। अब हम इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं कि 5 तो ब्रेक होगा नहीं क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। अगर कंपोजिट नंबर होता तो फर्दर डिविजिबल होता, बट यहाँ पर प्राइम नंबर तो अपने आप से डिविजिबल होता है और 1 से। 117 का क्या करेंगे आप, 117 आता है 13 के टेबल में, तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 13 इंटू 9, राइट। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 और ये 10 कितना हो जाएगा 2 इंटू 5। अब ये इसमें देखिए 5 भी डिविजिबल नहीं है किसी से, अब 5 प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 2 और 5 ये सब प्राइम नंबर है, बस ये 9 जो है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 13 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, ये हो गया। अब आप देखिए इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से लिखना चाहें तो 585 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कितने हैं, 1 2, तो ये 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 3 कितने हैं 2, तो यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 2 और यहाँ पर 5 कितने हैं 1 2 3, 5 रेज़ टू पावर 3 एंड देन 13 रेज़ टू पावर 1, राइट। ये जो तरीका होता है ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिखना, किसी भी एक नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में लिखना जिसमें सिर्फ इसके जो भी फैक्टर्स हैं वो सिर्फ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हैं या तो पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म है, ठीक है। अब ऐसे ही हम एक और नंबर ले लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 945, ठीक है। अब आप 945 को अगर लिखेंगे, इसको मैं अगर 5 से डिवाइड करूँ तो कितना आना चाहिए, अगर आप 945 को फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 देन 5 8 40 देन 5 9 45, सो ये हो जाएगा 189, ठीक है। अब हम 189 को भी फर्दर डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना होगा, 3 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 से चला जाएगा और ये 3 से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 63। अगेन ये 6 से डिविजिबल है तो आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू ये भी 3 से डिविजिबल हो गया, तो यहाँ पर ये 63 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 21। तो अगेन 21 को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, राइट। आप इसको फर्दर इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 7, 945, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो भी यही बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of its primes, ठीक है। आप खुद देखिए जितने भी नंबर हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, आप उसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं और तब तक ब्रेक कर सकते हैं जब तक वो एक प्राइम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस ना किए जा सके। तो ये कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, किसी भी नंबर को आप उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये भी कहा गया है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ऑब्वियस सी बात है, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा तरीके का भी प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, कोई दूसरे तरीके के आएंगे, नहीं, यही पैटर्न फॉलो होगा। बस ये हो सकता है कि हाँ क्या पता ये ऑर्डर ऊपर नीचे हो, कोई यहाँ पर लिख दे 3 रेज़ टू पावर 2 की जगह इधर 3 रेज़ टू पावर 2 लिख दे, कोई लिख दे यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर 3, तो हम 13 2 और इन सबको शिफ्ट कर सकते हैं आगे पीछे। किसी ने इस तरीके से लिखा हो तो ऐसे भी लिख सकता है कि भाई नहीं, हम इसको ऐसे ना लिखकर इस तरीके से लिख रहे हैं कि 7 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1। तो ऑर्डर अलग है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन वही है, यूनिक है, ठीक है। ये यूनिकनेस चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 3 की जगह 3 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी एक कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में उसको ब्रेक कर सकते हो या प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हो। यही होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
अच्छा, यहाँ पर ये ज़रूर लिख देना आप, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब ये कहा जाता है कि किसी भी ऑर्डर में, जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, राइट। अब यहाँ पर ये है कि हम इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके भी दिखा सकते हैं कि मान लेते हैं जैसे ये डेफिनेशन है, इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर एक्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन अप टू Pn, वेयर P1, P2, P3, P4 अप टू Pn आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, फिर उसके साथ साथ आप ये बोल देंगे कि इसकी रेज टू पावर n1, n2, n3, n4 एंड n रेज टू पावर n, या इसको m लिख दो, यहाँ पर भी m लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि अब इसमें आपको ये बताना है वेयर n1, n2, n3 अप टू nm दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर्स एंड P1, P2, P3 एंड सो ऑन आर प्राइम नंबर्स, दीज आर प्राइम नंबर्स। इस तरीके से भी आप एक्सप्लेन करके बता सकते हो, दीज आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आपकी डेफिनेशन जो होगी वो प्रॉपर तरीके से पूरी हो जाएगी, और आप एग्जाम्पल इनमें से कोई सा भी एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो, उसी एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये तो था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लेकिन ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसका यूज़ क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, वो देखते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, कंसिडर द नंबर 6 रेज टू पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। मतलब ये कहा गया है कि हमारे पास एक नंबर है 6 रेज टू पावर n, जहाँ पर ये जो स्मॉल n है ये एक नेचुरल नंबर है, और पूछा गया है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 6 रेज टू पावर n एंड्स विद 0। मतलब क्या ऐसी कोई n की वैल्यू पॉसिबल है जिसकी वजह से 6 रेज टू पावर n जो है वो 0 में एंड हो, 0 की तरफ एंड। मतलब कोई भी नंबर अगर आप ये बोलते हैं कि भाई 0 में एंड होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए, राइट, डिविजिबल बाय 10। ठीक है, अब अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा तो ही वो नंबर एंड करेगा 0 से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 6 रेज टू पावर n डिविजिबल बाय 10 है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा प्रॉपर डिवीजन आएगा कि नहीं आएगा। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज मेरे पास यहाँ पर कोई नंबर है 15, ठीक है, और मैंने कहा कि ये डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं, आप कैसे बताएंगे कि ये डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं। तो आप ये बोल सकते हैं ना कि 15 के अगर मैं फैक्टर्स करता हूँ तो 3 इंटू 5 आता है, लेकिन जब हम फैक्टर करते हैं 6 के तो 2 इंटू 3 आता है। तो दोनों के फैक्टर्स में 3 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये कि प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं होंगे। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं 6 रेज टू पावर n के फैक्टर्स करता हूँ तो क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क को हटा के हम 6 रेज टू पावर n के फैक्टर्स होंगे कुछ इस तरीके से, 2 इंटू 3 रेज टू पावर n। तो हम इसको फर्दर लिखेंगे 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर n। ठीक है, अब हम 10 के फैक्टर्स देखते हैं। 10 के फैक्टर कितने होंगे, 2 इंटू 5, राइट। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हूँ 6 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, तो ये आएगा यहाँ पर हमारे पास 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पर n की कोई और वैल्यू से जैसे आप इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1, राइट। ये बचेगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर 5 का तो कोई फैक्टर है नहीं ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर तरीके से इससे डिवाइड नहीं होगा 10 से। इसका मतलब ये है कि 6 रेज टू पावर n किसी भी n की वैल्यू से डिवाइड नहीं हो, किसी भी n की वैल्यू से एंड नहीं होगा बाय 0। ठीक है, तो मतलब ये नंबर कभी भी 0 की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये नंबर जब भी आएगा तो उसमें 0 कभी नहीं आएगा, जब भी चाहे कोई से भी आप n की वैल्यू ले लीजिए। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हम इस चीज़ को और बेटर तरीके से समझ पाएँ। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, कंसिडर द नंबर 15 रेज टू पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, इज देयर एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 15 रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय 27। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर 15 रेज टू पावर n, इसको कहा गया है कि क्या कोई ऐसी n की वैल्यू है जिससे ये डिवाइड हो पाए 27 से। तो हम क्या करते हैं, फर्दर वही चीज़ करेंगे जैसा हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था कि पहले तो 15 को ब्रेक करिए, तो ये अगर प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय। अब ये 27 को हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 रेज टू पावर 3, क्योंकि 3 रेज टू पावर 3 27 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया,
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3n इंटू 5n डिवाइडेड बाय 3 ठीक है। अब आप इसको फर्दर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3n-3 इंटू 5n, राइट। अब यहाँ पर देखिए कोई भी पावर नेगेटिव हो नहीं सकती है, ठीक है। नेगेटिव अगर होगी तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी की पावर नेगेटिव लेते हैं, सपोज आपने कोई नंबर बनाया 2⁻⁻1, तो इसका मतलब ये 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये तो इंटीजर है ही नहीं, और हमारे पास अगर ये प्रॉपर डिविजिबल है तो इंटीजर आना चाहिए ऊपर, और इंटीजर कब आएगा, जब पावर नेगेटिव नहीं आएगी। तो यहाँ पर नेगेटिव पावर नहीं आने के लिए हम ये बोल सकते हैं ना n-3 रेज टू पावर, मतलब n-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 से बड़ा तो होना चाहिए, ठीक है। या 0 भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 से छोटा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारी n की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 3। मिनिमम वैल्यू 3 है, उसकी वजह से ये यहाँ पर ये डिविजिबल हो जाएगा। अगर 3 से ज़्यादा भी वैल्यू होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन n की मिनिमम जो वैल्यू है वो 3 होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू 3 होगी, ठीक है। 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 3 होनी चाहिए। तो इज़ देयर एनी वैल्यू ऑफ n, यस इट इज़। और यहाँ पर कितनी वैल्यू n की है, तो वो है हमारे पास ये इनइक्वालिटी है 3 और 3 से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उससे डिविजिबल हो जाएगा। अब ऐसा ही बिल्कुल इसके जैसे ही एक और एग्जांपल था, यहाँ पर दिया गया था कि क्या ये 45 रेज टू पावर n, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। बस इसके अंदर ये है कि वैल्यूज़ इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर कहा गया है कि 45 रेज टू पावर n इज़ डिविजिबल बाय 27। कौन सी वैल्यू n की होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, या तो हम पूरा केस ही बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिए, ऑल्दो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पूछा गया कि कौन सी वैल्यू है n की, या कोई वैल्यू हो सकती है कि नहीं जिससे डिविजिबल होगा, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू भी देखेंगे, क्योंकि उससे भी आंसर हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 9 इंटू 5 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 और ये 5 रेज टू पावर 1 और ये n यहाँ पर 3 रेज टू पावर 3। तो ये हो गया 3 रेज टू पावर 2n इंटू 5 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2n माइनस 3 एंड देन 5 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर n, ये हो गया। अब हमने कहा था कि यहाँ पर पावर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप खुद सोचिए कि 2n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो इसका मतलब n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 होना चाहिए। अब हम ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आई n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5, और हमें पता है कि n क्या होगा, n एक नेचुरल नंबर है, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो हो जाएगी 2। ये है आंसर। अब जो यहाँ पर ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के से डील करने में काम आती है, और भी हम इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे आगे जाकर एग्जांपल्स में और एक्सरसाइजेज में। तो ये लेक्चर यहीं तक था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं HCF और एंड LCM के टॉपिक को।